आज की जो क्लास है वो वेक्टर्स की दूसरी क्लास है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, दोनों के डिफिनीशंस में क्या क्या पेच हैं, मतलब कब कोई चीज डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर नहीं होगी। और इसके बाद हम लोगों ने वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बेसिक सीखी थी। और और फिर ये भी सीखा था कि किस तरह से हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं यूनिट वेक्टर्स में, और उसको रिजोल्व करने के बाद हम वापस कंबाइन कर देते हैं और किस तरह से वेक्टर निकाल देते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरा जो ये वीडियो है इसको बनाने का पर्पस आपको एक समझ पैदा करनी है आपके अंदर, कि आप खुद से चीज़ों को समझ सकें, किताबें आपके लिए एक्सेसिबल हो सकें, क्योंकि किताबें आपसे बात नहीं कर सकती। जब आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी किताब बाजार में अवेलेबल कोई भी किताब जो है आपसे बात कर रही है, वो आपको खुद ही अगला अगला चैप्टर बताएगी, अगला टॉपिक समझा देगी। इस तरह से आप किताबों के साथ जब कम्युनिकेट कर लेंगे तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी। मेरा एक पर्पस है कि मैं आपको किताबों के साथ कनेक्ट कर दूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा वेक्टर एडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक का एक एक हिस्सा आपकी समझ में आए। अगर आप ये टॉपिक समझ जाते हैं वेक्टर एडिशन और उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि 11th और 12th क्लास का फिजिक्स और इसके बाद के सारे फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा पोर्शन आप कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, इसका मतलब है कि वेक्टर्स को जोड़ देना। वेक्टर एडिशन में दिक्कत क्या है? वेक्टर एडिशन में दिक्कत है कि उसमें मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड होते तो उनको जोड़ना बहुत आसान होता। जैसे मेरा मास है 50 किलो, आपका मास है 30 किलो, तो टोटल हो गया 80 किलो। लेकिन एक वेक्टर है जो 20 न्यूटन का है और एक खास डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर 30 न्यूटन का है और वो दूसरे डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड को जोड़ने के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी देखभाल करना पड़ेगा, और इसीलिए वेक्टर को जोड़ना एक टेक्निकल इशू है। तो जहां तक जोड़ने की बात है, इस सिलेबस के अंदर में हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं। आप कह सकते हैं कि टेक्निकली दो मेथड्स हैं, और जब आप इन दोनों को समझ जाएंगे तो बाकी के मेथड भी आपको लगेंगे कि उनमें कुछ नयापन नहीं है। तो दो मेथड्स क्या हैं, उन दोनों को हम एक साथ समझेंगे। किताबें दोनों को अलग अलग पढ़ाती हैं, लेकिन हम लोग दोनों को एक साथ देखेंगे ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें कि कौन सा मेथड अच्छा लगता है, कौन सा बुरा लगता है, और दोनों में क्या अंतर है, हम दोनों को एक साथ देखेंगे। पहला मेथड है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। और दूसरा है ट्रायंगल लॉ। उम्मीद है कि आपको दोनों दिख रहे होंगे। ट्रायंगल लॉ, इन दोनों को बेसिक रूप से समझिए कि किस प्रकार से दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा पसंद है हमें, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी पर। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा टास्क क्या है। टास्क है कि आप इन वेक्टर्स को जोड़िए। ये पहला वेक्टर है ए, और एक दूसरा वेक्टर है जो पहले वेक्टर से थोड़ा सा एंगल बनाए हुए है बी। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक से देखिए, बी का जो वेक्टर है उसने ए के वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाया है। याद रखिए, जब भी दो वेक्टर लेंगे ए बी, तो एक बीच का एंगल लेना पड़ेगा आपको। बिना एंगल के पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जब एक वेक्टर ए कर रहे हैं और दूसरा वेक्टर बी है, तो बी किधर है, तो बी ए से थीटा एंगल पे है। ये थीटा डायरेक्शन दिखाता है। चलिए हम इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम पे ध्यान देंगे। पैरेललोग्राम लॉ का जो नारा है, जो उसका थीम है कि ऑल एट द सेम पॉइंट, सारी चीजें सेम पॉइंट पे। ये जो चीज है ना, इसको याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं तो सारे वेक्टर्स को सेम पॉइंट से शुरू करते हैं। मतलब एक ही पॉइंट से ए बनाएंगे, एक ही पॉइंट से उसी पॉइंट से बी बनाएंगे, उसी पर आपको ए प्लस बी भी मिलेगा, उसी पर आपको ए माइनस बी भी मिलेगा, हर चीज आपको इसी जगह मिलेगी। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? पहला ये रहा मेरा पॉइंट, इसमें हो गया ये पहला वेक्टर ए। ध्यान दीजिए, इसका नाम है ए, और कीजिएगा, लेकिन इसका साइज है ए बार। ए सिर्फ नाम है, असल में जो साइज है वो है ए बार। ए बार एक नंबर, ए बार कर रहा हूं मैं, ए मॉड,
ए मॉड एक संख्या है जो इसका साइज है। अब चूंकि ए पॉइंट से ए निकला तो उसी पॉइंट से भी निकालिए, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ का एक पहला पहचान है, पहली जो जरूरी चीज है वो ये है कि दोनों वेक्टर्स को आपको सेम पॉइंट से निकालना है। तो ए बना दिया, उसी पॉइंट से बी बना दिया, और इसके बाद उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ, इसलिए पैरेललोग्राम पहले पूरा कर दीजिए। ये हमने पैरेललोग्राम पूरा कर दिया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। और ध्यान दीजिए कि चूंकि इसका साइज ए मॉड है इसलिए इसका भी साइज ए मॉड ही होगा, चूंकि इसका साइज बी मॉड है इसलिए इसका साइज बी मॉड ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब रिजल्टेंट किधर है इन दोनों का? तो याद रखिए कि अगर कोई वेक्टर ए हो और बी हो और दोनों को इनिशियल हो तो जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम का डायगोनल ये वाला क्यों नहीं? पहले आपको बताया कि पैरेललोग्राम में ये सभी को इनिशियल बनाने हैं, तो यहां से ही चालू करना है। ये वाला जो वेक्टर है ये a प्लस बी वेक्टर इसका नाम होगा। ध्यान दीजिए कि इसका नाम होगा वेक्टर r रिजल्टेंट, इसका नाम होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, लेकिन इसका साइज होगा वेक्टर a प्लस b, यही सम का मॉड या r का मॉड। याद रखिएगा साइज में गौर कीजिए, जैसे आप मॉड कर देते हैं वो एक नंबर बन जाती है, जोड़ घटाव सभी मॉड पे होंगे, वेक्टर पे नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम a लेंगे, b लेंगे और पैरेललोग्राम बनाएंगे और बीच वाली जो लाइन होगी यही रिजल्टेंट होगी। अब इस रिजल्टेंट पे गौर कीजिए, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहां से लाएंगे? तो सबसे पहले देखिए a b और यहाँ है थीटा, ये थीटा किसका डायरेक्शन दिखाती है? b का। उसी तरह से इस r का डायरेक्शन कौन दिखाएगा? तो अल्फा दिखाएगा। अल्फा एक एंगल है जो r का डायरेक्शन दिखा देगी, अल्फा दे दीजिएगा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी काम को ट्रायंगल लॉ में कैसे करेंगे। ट्रायंगल लॉ का नारा है एक के बाद एक। ट्रायंगल लॉ का नारा है एक के बाद एक, मतलब है कि पहला वेक्टर ड्रॉ कीजिए, इसके बाद दूसरा वेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो ये रहा हमारा वेक्टर a, ये वेक्टर a जिसका साइज है मॉड a। जहां a खत्म हुआ वहां से b ड्रॉ कीजिए, ठीक से देख लीजिए, b ड्रॉ किया, उसका साइज है b। अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल लॉ में और यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर a ड्रॉ करना था, वहीं से b ड्रॉ करना था, पैरेललोग्राम पूरा करके डायगोनल लेना था, वो डायगोनल सम था। यहाँ पर a ड्रॉ किया, b ड्रॉ किया, कोई डायगोनल नहीं बनाना है। जहां से शुरू किया और जहां फिनिश किया वहां से ये जो वेक्टर है शुरू से अंत तक वही आपका सम है। तो इस वेक्टर का नाम होगा वेक्टर a प्लस बी, इसको हम r कह सकते हैं, और इसका साइज होगा a मॉड प्लस b, a बार प्लस b बार, इसका साइज हुआ, इसका नाम r है। तो अब हमारे पास एक बेसिक फंडा तैयार हो चुका है, किस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। a भी वही, b भी वही, r भी वही। ट्रायंगल लॉ में a बनाया, जहां a खत्म हुआ वहां b बनाया, और इसके बाद शुरू से अंत तक जो वेक्टर जाता है उसको हम r कहते हैं। अब अगर आप अनुमान लगाएं तो देखेंगे कि ये जो लाइन है करीब करीब इस लाइन जैसी लगती है, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ें या ट्रायंगल लॉ से जोड़ें आपको आंसर सेम मिलता है। तो चलिए अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करता है, सीधी सी बात है, बहुत भारी बात नहीं है। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वेक्टर a को बढ़ा देंगे, यहां भी बढ़ा देते हैं। ठीक से देखिए, यहां थीटा किसके बीच की एंगल थी? थीटा a और b के बीच की एंगल थी। यहाँ पर a और b के बीच की एंगल कौन है? ठीक से देखिए, ये a का डायरेक्शन है, ये b का डायरेक्शन है, तो थीटा ये है। एंगल डायरेक्शन के बीच में बनानी है, ये वाला नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं करना है आपको। a का डायरेक्शन ये है और b का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच ये एंगल बना है, ये वाली एंगल कभी मत लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, r का क्या एंगल रहेगा, डायरेक्शन रहेगा? अल्फा रहेगा। ये अल्फा हमें निकालना है, तो ठीक से लिख लें हम कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है कि हम पहले r निकालें और थीटा निकालें, थीटा नहीं सॉरी अल्फा निकालें। ये दोनों चीज निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि r ही रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो कुल मिला जुला करके हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a b,
उनके बीच का एंगल है थीटा। हमने पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ पे बनाया हुआ है, ट्रायंगल लॉ से यहाँ पे बनाया हुआ है, दोनों आप देख रहे हैं। ए को आगे बढ़ाया, यहाँ भी आगे बढ़ाया। अब बी वाले इस पॉइंट से यहाँ पे हम एक नॉर्मल डालते हैं, दोनों में डाल दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है तो इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहां से यहाँ क्या साइज है, तो यहां से यहाँ पता चला कि इसकी साइज है बी, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ था बी, और ये है थीटा। तो क्या आपने पिछले क्लास से याद नहीं है कि इसको बी cos थीटा करना चाहिए? ये है बी, ये है थीटा, तो ये होगा बी cos थीटा, और ये सामने होगा बी sin थीटा। उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, ये है बी और ये है थीटा, तो ये बन जाएगा बी cos थीटा और ये बन जाएगा बी sin थीटा। अब आप देख लीजिए कि यहां से लेकर के ये ट्रायंगल 1 2 3, ये जो लंबी ट्रायंगल बनी है, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है a mod प्लस b mod cos थीटा। a mod प्लस b mod cos थीटा इसका बेस है, और हाइट कितनी है? b sin थीटा। तो अगर हाइपोटेन्यूज का साइज निकालना पड़े तो इस बेस और परपेंडिकुलर दोनों को हम जोड़ देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए निकाल देते हैं। तो हम निकाल देते हैं r का मॉड ही ना निकालेंगे, आप सिर्फ नंबर से निकाल रहे हैं ना, डायरेक्शन कहां से निकालेंगे? तो r का मॉड हुआ बेस का स्क्वायर, यानी a मॉड प्लस b मॉड cos थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट। आर मॉड मैग्नीट्यूड अभी निकाल रहे हैं, तो आर मॉड हुआ रूट अंडर, दोनों में सही है, ए स्क्वायर ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए मॉड बी मॉड cos थीटा प्लस बी मॉड स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आर मॉड हुआ रूट अंडर, ठीक से देखिए, ये है a मॉड स्क्वायर, और इन दोनों को आप लिख सकते हैं b मॉड cos स्क्वायर थीटा और b मॉड sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं b मॉड स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस बचा 2 a मॉड b मॉड cos थीटा। रख लीजिएगा। अगर दो वेक्टर a हो और b हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन a एंड b। तो अगर दो वेक्टर हो a और b और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने से जो रिजल्टेंट मिलता है उसका मैग्नीट्यूड हुआ a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2 a मॉड b मॉड cos थीटा रूट। रटिएगा, वेक्टर r है ये। r क्या है? ये असल में a प्लस b वेक्टर का मॉड है। ध्यान दीजिएगा, ये a मॉड प्लस b मॉड नहीं है, ये a मॉड a b दोनों को जोड़ा r बना, उसका मॉड है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्शन इसका कहां से निकालेंगे? बिना डायरेक्शन निकले तो डिस्कशन पूरा ही नहीं होता हमारा। कि जब भी आपको दो वेक्टर्स को जोड़ने को कहा गया तो आप उन दोनों को जोड़े और जो जोड़ के वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड निकालें, उसका डायरेक्शन भी निकालें। बिना डायरेक्शन के डिस्कशन पूरा नहीं होता। अब याद रखिए डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक एंगल देनी काफी होती है। मतलब मालूम है मैं सड़क पे जा रहा हूँ और मैं घूम गया, तो सिर्फ ये कहना काफी है कि भाई जा रहे थे और 30 डिग्री घूम गए, बात खत्म हो गई। तो उसी तरह से इसका एक एंगल कोई दे दे तो काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ये अल्फा एंगल निकाल देते हैं। हम बता देंगे कि ये अल्फा एंगल ए के साथ है, दैट्स ऑल। तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग जरा सा अल्फा के बदले जरा tan अल्फा निकालते हैं, क्योंकि अल्फा तो निकलता नहीं, tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा बराबर होगा, इस ट्रायंगल में देखिए और उसमें भी देखिए, दोनों में सेम चीज है। तो tan अल्फा निकालेंगे तो ये बनेगा ऊपर परपेंडिकुलर बाय नीचे बेस a mod प्लस b mod cos थीटा। तो अल्फा का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स, tan को इधर लेके जाइएगा तो tan इनवर्स बनेगा b sin थीटा बाय a mod प्लस b mod cos थीटा। एंगल तो लिख दी, लेकिन एंगल कहां से है? फ्रॉम
ए। तो अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले आ गए। जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो उन दोनों को जोड़ने से जो वेक्टर आर बनेगा उस आर का मॉड होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट, ये हुआ मॉड। और इसका डायरेक्शन होगा अल्फा बराबर tan इनवर्स b mod sin थीटा बाय a प्लस b mod cos थीटा, और ये एंगल वेक्टर a से होगी, वेक्टर b से नहीं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। और चूंकि अब इसको याद भी करना है इसलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। याद रखिएगा, स्टूडेंट्स डायरेक्शन निकालना भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, कभी भी वेक्टर में बिना डायरेक्शन का मत चलाइएगा। आजकल सब जगह डायरेक्शन पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लोग मैग्नीट्यूड कम पूछ रहे हैं। इसलिए हम लोग एक सवाल बनाएंगे, हल्का सा सवाल होगा, सिर्फ ये फार्मूला याद करने के लिए हम लोग एक सवाल बनाएंगे। फिर से एक बार लिख देते हैं हम इन चीजों को। If A and B at an angle theta are added, then resultant is R mod is equal to A mod square plus B mod square 2 A mod B mod cos theta by root हो गया, and its direction will be alpha बराबर tan inverse B sin theta by A mod plus B mod cos theta from A। ये यहीं पे लिखा रहेगा, हम लोग इसको मिटाएंगे भी नहीं ताकि शुरू में आप रेफर कर सकें। तो चलिए हम लोग एक सवाल बनाते हैं आसान सा। कहता है कि रीना एक लड़की है जो 5 मीटर ईस्ट जाती है एंड फिर 6 मीटर जाती है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाती है। फिर देखिए 5 मीटर ईस्ट और फिर 6 मीटर, वो भी किस डायरेक्शन में, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको अभी भूल जाइए, 5 मीटर ईस्ट एंड 6 मीटर नॉर्थ, सीधा सीधा कर लीजिए। फाइंड व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए कि सबसे पहला सवाल, चूंकि हमने कहा था कि आसान सवाल लेंगे, प्रैक्टिस करनी है, तो पहले 5 मीटर ईस्ट गए फिर 6 मीटर नॉर्थ गए। तो पहला वेक्टर है हमारा, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ले लेते हैं। पहला वेक्टर है 5 मीटर ईस्ट, इसको ए मान लीजिए। दूसरा वेक्टर भी यहीं से बनाएंगे, 6 मीटर नॉर्थ, बी मान लीजिए। ठीक, देखिए ईस्ट नॉर्थ आपको पहले बोला था। अब आप पैरेललोग्राम पूरा कर लीजिए, ये रहा आपका रिजल्टेंट आर। इस आर का मैग्नीट्यूड होगा, आर का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड यानी 25, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर यानी कि 36, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 कॉस, ये कितना एंगल है भाई ईस्ट और नॉर्थ में, जवाब है 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो जवाब देंगे आर बराबर होगा 51, 61 हो जाएगा, प्लस ये cos 90 है तो 0 हो जाएगा, ये कट गया, 61 का रूट। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो, डिस्प्लेसमेंट हो गया रूट अंडर 61 मीटर। ठीक है, रूट अंडर 61 छोड़ देते हैं उसको, बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा। थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल अल्फा। अल्फा एंगल निकालने के दो तरीके हैं, एंगल ही चाहिए ना आपको। तो अल्फा का जो यहाँ फॉर्मूला हमने लिया था वो है tan इनवर्स b sin अल्फा, ए से लिया गया, पहले आपको बता दिया, ए से अल्फा लिया गया है, ये एंगल होगी tan इनवर्स b sin थीटा 6 sin 90 बाय b प्लस सॉरी b sin थीटा, ठीक है, a प्लस b cos थीटा 6 cos 90। आंसर होगा tan इनवर्स 6 by 5, tan इनवर्स 6 by 5 कहां से, फ्रॉम a। ध्यान दीजिए
यहाँ पर बहुत बेसिक बातें हैं। आपको एंगल निकालना है। एंगल कैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर एंगल देखनी है तो आप tan इनवर्स में आप ये भी कर सकते हैं 6/5, यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। इसका tan होगा 6/5, परपेंडिकुलर बाय बेस आप डायरेक्ट दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मन है तो आप cos अल्फा भी दे सकते हैं। cos अल्फा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आर कितना आया है √61, तो अल्फा बराबर हो गया cos इनवर्स 5/√61, कहां से, ए से। तो कहने का मतलब है एंगल देनी है, आप tan में दें cos में दें, आपकी सुविधा के हिसाब से आप जैसे मन वैसे करें, लेकिन एंगल देनी है। ये हम लोग का एक बेसिक फार्मूला हो गया जिस पे हम लोग आगे का बेस बनाएंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस फार्मूले के अंदर, हम लोग धीरे धीरे उन पॉइंट्स पे गौर करेंगे। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, ये जो मॉड है इस पर गौर कीजिए। मॉड आर बराबर ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर पर 2ab cos थीटा। इस पर ध्यान दें आप, अगर थीटा का वैल्यू 0 है, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे कि ये है ए और ये है बी, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 होगा। तो ऐसे में आर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, यानी कि 2a मॉड b मॉड रूट। तो आप देखेंगे कि a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2a मॉड हो गया, इसका मतलब है कि a प्लस b का होल स्क्वायर का रूट हो गया। अब ये रूट और होल स्क्वायर कट गया तो बचा a मॉड प्लस b मॉड, यानी कि सेम डायरेक्शन रहे तो आप दोनों वेक्टर की साइज को जोड़ सकते हैं। ये तो बेसिक फंडा है भाई, 6 मीटर जा रहे हैं और फिर उधर ही 3 मीटर जा रहे हैं, तो जोड़ कर 9 मीटर कर दीजिए। दूसरा नंबर है कि अगर थीटा 180 डिग्री रहा, यानी कि डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो यहां पे लिखेंगे a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 जो है वो होता है -1, तो यहां बन जाएगा a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर माइनस 2a mod b mod, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ अंदर में हो जाएगा r बराबर a mod माइनस b mod, घट जाएगा। असल में दो वेक्टर अगर उल्टे डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट उनका डिफरेंस कर दिया जाता है मॉड्स का। और तीसरा 90 डिग्री पॉपुलर केस है, r मॉड बराबर होगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2a मॉड b मॉड cos 90 डिग्री। तो जैसे ही cos 90 करेंगे ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा ये देखिए r मॉड इज इक्वल टू a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर का रूट, यानी कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम के जैसा, पाइथागोरस थ्योरम के जैसा आसान है। तो हम लोगों ने ये चीज सीखी पॉइंट वाइज। अगली जो चीज है इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर दो वेक्टर्स बराबर साइज के हैं तो कुछ स्पेशल केसेस बनती है। इफ बोथ वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल साइज, अगर दोनों वेक्टर्स बराबर साइज के हैं तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, याद रखेंगे इसको आप। मैं अक्सर कहता हूं कि फिजिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ कुछ चीजें मैं आपको याद रखने को बोलता हूं तो याद रखिए कि बाद में वो आपका समय बचा लेगा, सिलेबस के अंदर कई जगहों पे ये आएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर वेक्टर ए हो और वेक्टर बी हो, दोनों को ए ही मान लेते हैं, लीजिए दोनों ए ही है, बराबर है, और अगर उन दोनों के बीच 90 का एंगल है तो उनका रिजल्टेंट होगा ये, और कहां से ये तो 45 डिग्री पे होगा। आप समझ सकते हैं जब दोनों वेक्टर बराबर हैं तो रिजल्टेंट तो बीच से निकलेगा, ये 45 डिग्री पे होगा और r का वैल्यू होगा a mod स्क्वायर प्लस a mod स्क्वायर, ध्यान दीजिए रूट, यानी a mod रूट 2, गौर कीजिएगा।
वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर ए रहेगा तो रिजल्टेंट होगा a mod रूट 2 अगर 90 डिग्री पे। अगर 60 डिग्री पे रहे यानी कि वेक्टर ए और एक दूसरा फिर वेक्टर ए है 60 डिग्री पे है तो उसको भी रख लीजिएगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा ये बीच से निकलेगा, 30 डिग्री पर रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट का मॉड होगा a रूट 3। 60 डिग्री पे आंसर होगा a रूट 3 बशर्ते ये दोनों सेम हो। उधर से 45 पे भी याद रखिएगा, अगर वेक्टर a है और यहाँ पे भी वेक्टर a है, दोनों बराबर ही हैं और दोनों के बीच का एंगल 45 है तो उनका रिजल्टेंट ये बीच से निकलेगा 22.5 डिग्री पे और इसका रिजल्टेंट का मॉड होगा a मॉड 2 प्लस रूट 2 रूट 45 डिग्री। और जब 120 डिग्री होगा तो उसमें भी गौर कर लीजिएगा सर, ये हो गया वेक्टर a और 120 डिग्री यानी कि थोड़ा सा इधर चला आएगा, 120 डिग्री पर भी फिर से वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर 120 डिग्री पे हो तो इनका रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलेगा और वो 60 डिग्री के एंगल पे होगा और आंसर होगा a। याद रखिए, अगर दो बराबर वेक्टर्स 120 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट उतना ही बड़ा होता है जितने कि वो होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि दो वेक्टर्स बराबर हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है तो उनके बीच का कितना एंगल होगा, आंसर होगा 120 डिग्री। तो इस तरह से कुछ विशेष पॉइंट्स थे जो कि हमें आसानी करते हैं चीजों को रटने में, चीजों को सवाल को जल्दी से बनाने में, इसीलिए हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। बेटा क्वेश्चन है, थोड़े से दिमाग वाले सवालों पे आते हैं, फिर बाद में हम लोग उनके एप्लीकेशंस को देख लेंगे। तो क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स आर देयर, पहला वेक्टर है a प्लस बी एंड दूसरा वेक्टर है a माइनस बी। पहले ही से बता दिया कि पहला वेक्टर है a प्लस बी और दूसरा वेक्टर है a माइनस बी। At what angle they should act that their resultant is a square plus b square। उसमें करना क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए ताकि उनका रिजल्टेंट हो कितना। ये सवाल है, चलिए बनाते हैं। तो आपको तो मालूम है कि रिजल्टेंट के मॉड का फॉर्मूला होता है, आर मॉड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2a मॉड b मॉड cos थीटा। कर लीजिए, आर मॉड स्क्वायर यानी a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर बराबर, ये है रिजल्टेंट। पहला वेक्टर है ये यानी a प्लस b स्क्वायर, सही है, प्लस दूसरा वेक्टर है ये प्लस 2a b cos थीटा। और क्या करना है इसमें, यही एंगल निकालनी है आपको। तो a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर होगा, मॉड पे विशेष ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये होगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर प्लस 2a मॉड b मॉड, प्लस ये होगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर माइनस 2a मॉड b मॉड प्लस 2, और इन दोनों के लिए लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b होगा a मॉड स्क्वायर माइनस b मॉड स्क्वायर cos थीटा। आप देख लीजिए सब कट जाएगा, पहले ये दोनों तो कट गए, होगा ये यहां से एक चला गया, ये दोनों इधर आए, माइनस a मॉड स्क्वायर माइनस b मॉड स्क्वायर बराबर 2a मॉड स्क्वायर माइनस b मॉड स्क्वायर cos थीटा। अगर इसको माइनस यहाँ पे है, माइनस को अगर आप एक बार इसको -1 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा a मॉड स्क्वायर प्लस b मॉड स्क्वायर बराबर 2
ये हो जाएगा बी मॉड स्क्वायर माइनस ए मॉड स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू बना दीजिए, कॉस थीटा बराबर हो गया ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर बाय 2 बी मॉड स्क्वायर माइनस ए मॉड स्क्वायर। बहुत से बहुत कोई पूछेगा थीटा क्या है, तो थीटा बराबर cos इनवर्स। ये आंसर कहने का मतलब है कि चीजें जो है सिर्फ प्लस माइनस इधर उधर दिखाना, और वो जो बेसिक अलजेब्रा होता है इसमें कोई स्ट्रेस लेने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ये जस्ट एग्जांपल्स हमारे जिसमें इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं तो आप देखिए कि किस प्रकार से आसानी से वो चले आते हैं, उनको भारी समझने की जरूरत नहीं है, उनसे डरने की हर की जरूरत नहीं। एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल है और ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है। क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू वेक्टर्स A and B, their resultant, उनका जो रिजल्टेंट है इज परपेंडिकुलर टू A। हाँ, उनका रिजल्टेंट A के परपेंडिकुलर है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज b/2। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड b/2 है, लेकिन रिजल्टेंट A के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल बिटवीन A and B। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखने में अजीब सा लगता है परंतु चीजें सेट हो जाएंगी बहुत आसानी से। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये A एंड B दो वेक्टर्स हैं। सबसे पहले A बनाइए, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ को विशेष रूप से पसंद करने का मेरा पर्पस होता है क्योंकि वहां पर एक पॉइंट बनाते हैं, उसी पॉइंट पे सारे वेक्टर्स खींचने होते हैं, तो हमें आसानी होती है कि सब पॉइंट सब उसी पे खींच देंगे। अब जैसे इसके आप देख लीजिए कि ये A वेक्टर को हमने यहाँ पे खींच दिया। अब A के परपेंडिकुलर वेक्टर है रिजल्टेंट, तो निश्चित रूप से ये रिजल्टेंट वेक्टर रहा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए कि A होगा, B होगा, R होगा, ये सारे वेक्टर इसी पॉइंट पे आने हैं। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलते रही है हम कर देते हैं। वेक्टर A बना दिया, रिजल्टेंट जो है A के परपेंडिकुलर है सो भी बना दिया। लेकिन अब रिजल्टेंट A एंड B किधर है, तो आपको तो मालूम है कि पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे तभी ये बनेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होता है वो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। तो यहाँ पे अगर इसको डायगोनल बनाते हुए एक पैरेललोग्राम बनाएं तो हमें ये समझ में आता है कि बनेगा। ठीक है, देख लीजिए, निश्चित रूप से ये B है, ये है A, ये है B, और जब दोनों को ऐसे करके मिलाएंगे तो ये बन गया डायगोनल। ठीक से देख लीजिए कि इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल आ रहा है कि नहीं। तो वेक्टर A, ये R और ये वेक्टर B, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये बन गया पैरेललोग्राम और ये बन गया R। अब मामला सेट हो गया आपका। अब देख लेंगे ये डायग्राम जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें पता चल रहा है कि इस R का साइज जो है वो है b/2। इसका साइज बता रहा है कि ये इसका आधा है। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए, इसका साइज है b/2। अब ये चूंकि एक पैरेललोग्राम है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वाली जो एंगल है वही ये वाली भी एंगल होगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये b है तो ये भी b होगा, पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। इस पैरेललोग्राम के सारे साइड दिख गए हैं, इनका डायगोनल भी दिख गया है, सब कुछ दिख गया। चलिए हम जरा सा ये थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। इस थीटा में देखिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, तो हमको थीटा मालूम है, cos थीटा का फॉर्मूला होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो b/2 डिवाइडेड b, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कट गया और cos थीटा का वैल्यू आया हाफ। cos थीटा का वैल्यू हाफ आया तो थीटा का मतलब 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री निकला, तो ये भी 60 डिग्री निकला, ये वाला। अब क्वेश्चन है कि A और B के बीच का क्या एंगल है, तो ये रहा A, ये रहा B, तो इनके बीच का एंगल है 90 और 60, इसको जोड़ के आंसर देंगे 150 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के, कई प्रकार के असाइनमेंट्स हैं, कई प्रकार की किताबें हैं, उन सबों में इस तरह के सवाल भरे पड़े हैं। लेकिन बेसिक फंडा वही है कि आप इक्वेशन जो है r mod इक्वल टू a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर प्लस 2a mod b mod cos थीटा, रूट को याद रखें और डायरेक्शन वाले फार्मूले को याद रखें। tan अल्फा बराबर b mod sin थीटा tan इनवर्स
अल्फा बराबर tan इनवर्स b mod sin थीटा बाई a mod प्लस b mod cos थीटा फ्रॉम a, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है, चूंकि हम लोग वेक्टर को एक ओवरऑल तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए अभी जरूरी है कि हम लोग जरा वेक्टर के एप्लीकेशंस पे गौर करें। मेरी कोशिश होगी कि हम लोग इसी वीडियो के अंदर इसको भी पढ़ लें, क्योंकि ज्यादा बहुत सारे वीडियो जो है अनावश्यक डालने बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, एक ही वीडियो को थोड़ा लंबा करके इसी टॉपिक को हम लोग खींच सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन तो दुनिया भर के हैं, बट जो हमारा टारगेट है वो आपका सिलेबस है कि उसमें जिस प्रकार के सवाल आते हैं हम लोग उस तरह की चीजों को पढ़ के वेक्टर के एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो वेक्टर का एप्लीकेशन हमारी जो काइनेमेटिक्स है, जो हमारा पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जनरली आप देखेंगे कि किताबों में मैथमेटिकल फिजिक्स अलग रखा हुआ है और फिर काइनेमेटिक्स का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। हमारा ये तरीका है कि हम लोग वेक्टर्स और कैलकुलस को पढ़ने के दौरान ही पहला चैप्टर पूरा कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने कब काइनेमेटिक्स शुरू की और खत्म की। तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन देखेंगे। सबसे पहले एक सवाल हम लोग लेंगे, नंबर 1, कब होगा वेक्टर एडिशन? ध्यान दीजिएगा, जब एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर का टोटल निकालने का प्लान हो तो वेक्टर एडिशन कीजिएगा। और ध्यान दीजिए कि एडिशन करने के बाद मेरी सलाह है कि आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कीजिएगा, और एडिशन करने के बाद मैग्नीट्यूड पे नहीं रुकना है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं इसमें कि रेन फॉल्स vertically at 4 मीटर पर सेकंड। रेन वर्टिकल फॉल में है, 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से गिर रही है, एंड विंड ब्लोज एट, हवा बह रही है 2 मीटर पर सेकंड at 30 degree from vertical northwise, ईस्ट डायरेक्शन ले लेते हैं। चलिए हम लोग आसान प्रैक्टिस है। तो रेन 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है और विंड ईस्ट की ओर बह रही है 2 मीटर पर सेकंड से। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन? तो रेन बह रही है और हवा भी उसको पुश कर रही है, तो ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे तो भाई टोटल करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि रेन एक्चुअली किस वेलोसिटी से हमारे ऊपर गिरेगी। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ये पॉइंट हमने चुना, ठीक से देखिए, ये है रेन, कितना 4 मीटर पर सेकंड, वेक्टर आर, ठीक है, डाउनलोड। अब हवा बह रही है, अब पैरेललोग्राम लॉ से चुन रहे हैं, तो ये वाला जो है वो होगा 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, इसको कहेंगे विंड। दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, अब इनका हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये रहा रेन का एक्चुअल स्पीड, रेन एक्चुअल, टोटल रेन का यही वेलोसिटी होगा। कितना होगा बताइए? अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका मॉड होगा, आंसर S बराबर 4, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 16 + 4 √20 मीटर पर सेकंड। कैसे किया इसको? 4 चौक 16 और 4 जा 16 एंड 2 स्क्वायर यानी कि 4, 16 + 4 √120 मीटर पर सेकंड से रेन आएगी। इट विल कम विथ √120 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में आएगी? तो डायरेक्शन के लिए आपको कोई ना कोई एंगल देनी होती है। कौन सी एंगल दे दें? कोई भी एंगल पसंद करके ले लीजिए। चलिए ये वाली एंगल दे देते हैं। जनरली हम लोग वर्टिकल से एंगल्स लेते हैं।
ये थीटा अगर हो तो लिख देंगे थीटा बराबर, इस थीटा को कैसे लिखेंगे, ये है आपका, इस थीटा का tan लिख दीजिए, तो tan थीटा बराबर होगा ये कितना है 2 है, ठीक है, देखिए सामने में 2 है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 2/4 tan थीटा बराबर 2/4, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 2/4 या tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से tan इनवर्स हाफ एंगल बनाते हुए ये रेन गिरेगी, और अगर कोई आपसे पूछे कि छाता कहाँ लगाना है तो छाता इसी डायरेक्शन में लगा देंगे। तो ठीक से देख लीजिए छाता हम लोग कैसे लगाएंगे, अगर हवा उधर बह रही है तो ठीक सामने में आके लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सवाल रेन वाली जो सवाल है बहुत आसान तरीके से आते हैं। तो ये पहला सवाल रहा हमारा। दूसरा जो एक खास किस्म का सवाल आता है जिसको कि हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स कहते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम्स को देखें। हर किताब में किसी भी असाइनमेंट में अगर आप देखें तो आपको रिवर बोट प्रॉब्लम्स बहुत टाइप से मिलेंगी। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स, उस पर आप गौर करें। रिवर बोट प्रॉब्लम्स जो है ये वेक्टर के एडिशन का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसके अंदर एक रिवर होती है, ऐसे बहेगी नदी, और उसका वेलोसिटी vr होता है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। उसकी विड्थ d होती है। करना कुछ नहीं है, आप हमेशा याद रखिएगा कि रिवर बोट प्रॉब्लम्स में पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करिए, आसानी पड़ेगी। यहाँ पर चलिए इस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है, उस पार नदिया के पार, और A पर रहने वाले वेक्टर कितने हैं। सबसे पहला तो A पर वेक्टर, ये नदी का वेक्टर बनाना है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर A पर रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द रिवर एक वेक्टर है जो कि ठीक उधर की ओर चलेगा। अगली जो चीज है वो है आदमी तैरेगा, और जब आदमी तैरता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में तैर सकता है। आदमी इधर तैर सकता है, आदमी उधर तैर सकता है, आदमी सीधा तैर सकता है, आदमी कहीं भी तैर सकता है। तो हम इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द मैन। वेलोसिटी ऑफ द मैन को याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ द मैन है वो, उसमें नदी का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। कहीं कहीं ये लिखा रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप घबरा मत जाइएगा, ये वही चीज है जिसको हम वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर कहते हैं। अब ये जब कहेगा कि वेलोसिटी ऑफ द मैन उधर है और नदी ये है, तो क्वेश्चन ये होगा कि भाई वो कहाँ पहुंचेगा, कितने टाइम में नदी पार करेगा, तरह तरह की चीजें होती हैं। तो हम लोग इस चीज को किस तरह से मैथमेटिकली टैकल करेंगे, इसी के बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम, यानी क्विकेस्ट पाथ। ध्यान दीजिए, आदमी किस तरह से नदी को पार करे कि सबसे पहले यानी तुरंत ज्यादा से ज्यादा जल्दी वो नदी को क्रॉस करे। और दूसरा होता है, लेकिन ये जो क्विकेस्ट पाथ होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, दोनों में अंतर होता है। हम लोग इसी को देख लेंगे बाद में। जिस रास्ते से आप क्विकेस्ट जा रहे हैं वो रास्ता शॉर्टेस्ट नहीं है। और दूसरा होगा शॉर्टेस्ट पाथ, कि किस रास्ते से जाए कि उसको सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। लेकिन याद रखिए कि ये क्विकेस्ट नहीं होगा, इसमें सबसे तेजी से जल्दी से वो नहीं पहुंच सकता। तो मेन जो इस तरह की प्रॉब्लम से इसी दो जगह पे आकर लटकती हैं, क्विकेस्ट पाथ कौन होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा। और एक दो केसेस में कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, तो जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो इस चीज को भी बाद में जोड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग जरा सा क्विकेस्ट पाथ पे गौर करते हैं। मान लीजिए एक नदी है, अब गौर कीजिए, नदी की वेलोसिटी है vr, नदी का चौड़ाई है d, यहां पर नदी चल रही है vr से और आदमी चल रहा है vm, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मान लीजिए vm।
ये कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब ये जो vm है ये थीटा एंगल से है। गौर कीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्विकेस्ट पाथ। तो क्विकेस्ट पाथ को समझने के लिए हमने vm बनाया अपना, मान लीजिए कि थीटा एंगल से चल रहा है, नदी के धारा से थीटा एंगल पे। तो ठीक से ध्यान दीजिए कि हम vm को जरा तोड़ के देख लेते हैं। तो vm को अगर हम रिजोल्व करेंगे तो इधर एक वेलोसिटी आएगी जिसको हम कहेंगे vm cos थीटा, और इधर एक वेलोसिटी आएगी उसको कहेंगे vm sin थीटा। अब देख लीजिए, अब नदी को जो पार करना है टाइम t होगा, टाइम t का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है नदी पार करने का, d, और वेलोसिटी क्या है, अब vm मत ले लीजिएगा, vm इस तरफ नहीं है, vm उधर है, तो इसको कौन सी वेलोसिटी से भाग लगाना पड़ेगा, vm sin थीटा से। टाइम t बराबर ये। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि टाइम t अगर आप चाहते हैं कि कम से कम हो तो ये जो पार्ट है ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो d और vm तो कांस्टेंट है, तो थीटा ही बचा ना। तो साइन थीटा का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। इससे ज्यादा नहीं वैल्यू हो सकता। इसलिए हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि क्विकेस्ट पाथ तभी होगा जब मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू रिवर, परपेंडिकुलर टू रिवर। जब भी आप क्विकेस्ट पाथ लेना चाहते हैं, सबसे तेज पाथ लेना चाहते हैं, तो आपको ठीक विड्थ की डायरेक्शन में तैरना चाहिए। अब हम लोग इस बात को समझ गए, तो चलिए हम लोग एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है, रिवर फ्लोज विथ 3 मीटर पर सेकेंड, राम swims at 4 meter per second in still water. How he should cross that he takes minimum time. Quickest कैसे होगा? What is the time? What is his actual displacement? कितना दूर एक्चुअली वो गया? वाइड, रिवर की वाइडनेस ले लीजिए 10 मीटर, 100 मीटर। सवाल बनाते हैं। एक रिवर है जो 100 मीटर लंबी चौड़ी है, उसमें उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। राम जो है 4 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता है। तो राम कैसे तैरे कि वो मिनिमम टाइम में पहुंचे, और वो टाइम कितना है? अब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, चलिए हम सवाल बनाते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर डायग्राम देखें, अगर यहाँ पर ये बनाते हैं इसको, ये है नदी, यहाँ पे शुरू हो जाइए। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर नदी बनाई हमने, VR 3 मीटर पर सेकेंड। आपने खुद कहा कि उसको मिनिमम टाइम में जाना है, तो जब मिनिमम टाइम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो इस डायरेक्शन में चलेगा। मिनिमम टाइम का मतलब है उसको परपेंडिकुलर जाना है, परपेंडिकुलर टू रिवर। ये पहले से एस्टैब्लिश हो चुका है, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। तो ये होगी राम के तैरने की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। राम नदी के परपेंडिकुलर मूव करके तैरेगा, लेकिन हम नदी के परपेंडिकुलर तैरेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हम परपेंडिकुलर ही पहुंचेंगे, ये गारंटी नहीं है। इसलिए आप एफर्ट लगाएं सीधा, और आप बह के कहीं और चले जाएंगे तो उसका हिसाब मेरे पास अभी नहीं है। तो याद रखिए कि राम को ऐसे तैरना होगा, लेकिन राम यहां पहुंचेगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में होगा क्या। ये है वेलोसिटी ऑफ द मैन 4 मीटर पर सेकेंड क्विकेस्ट पाथ के लिए। अब इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये वेक्टर आपको मिलेगा, यही है एक्चुअल मोशन ऑफ राम।
ये सम नदी और आदमी दोनों के मेल से जो रास्ता बनेगा, जो वेलोसिटी बनेगी, वही एक्चुअल मोशन होगा। खैर यहाँ पे आइए, क्वेश्चन है हाउ ही शुड क्रॉस, तो उसका जवाब है ही शुड क्रॉस along width, वो along width की ओर तैरे। दूसरा सवाल, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर होगा, टाइम मिनिमम बराबर होगा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस, 100 मीटर आपको विड्थ बताया है, 100 मीटर विड्थ बाई 4 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यही वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मत ले लीजिएगा। तो आंसर होगा 25 सेकंड लगेंगे नदी क्रॉस करने में, बहुत तेज चल रही है, तो मिनिमम टाइम लगेगा 25 सेकंड। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज हिज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो भाई एक्चुअली कहा गया, राम भले ही इधर तैर रहा है, परंतु राम यहां नहीं पहुंचा है, राम यहां पहुंच गया है, बह गया है राम, तो यहां जो पहुंचा है, तो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसका यही ना है, यही ना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। आइए हम लोग इसको एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट सीधा सा है, अब ठीक से देखिए, ये तो 100 मीटर है, ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला जो नदी के चलते जो बह गया, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब है बह, तो बहने का फार्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, डिस्टेंस है ये, तो वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में क्या है, नदी, यही ना वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो निश्चित रूप से वेलोसिटी ऑफ द रिवर में अगर हम टाइम से गुणा करें तो आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि नदी के डायरेक्शन में कितना भाग है, तो आप नदी की वेलोसिटी ले लीजिए और टाइम ले लीजिए, कितने टाइम तक रहे पानी में, 25 सेकंड, 25 सेकंड तक नदी ने आपको उधर बहाया, और कुल मिला जुला के ये 3 into 25 75 मीटर तो आप बह गए जनाब। तो ठीक से देख लीजिए, 100 मीटर की नदी पार करने में 75 मीटर आप नदी के चलते बह गए, तो ये जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 100 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर का रूट मीटर, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछेगा कि भाई ये बताएं कि एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, मतलब नदी को पार करने की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी दोनों वेलोसिटियों को जोड़ दीजिए, ये 3 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है, और आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, यानी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, मैं आपको पहले बता रहा था, डायरेक्शन छोड़िएगा मत, डिस्प्लेसमेंट जब दें तो एंगल भी दें, कौन सा एंगल देंगे आप, कोई सा भी एंगल दे दीजिए, ये थीटा दे दीजिए, थीटा बराबर tan थीटा बराबर 75/100, यानी 3/4, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 फ्रॉम विड्थ, विड्थ से इधर की ओर, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, इस डायरेक्शन को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, इस डायरेक्शन को कहते हैं अप स्ट्रीम। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो थीटा है एक्चुअली जो स्विम करके पहुंचेगा वो होगा tan इनवर्स 3/4 डाउन स्ट्रीम फ्रॉम विड्थ। आंसर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्विकेस्ट पाथ क्या होता है, क्विकेस्ट पाथ अगर आपको चाहिए तो आप सीधे स्विम करें। अब ध्यान दें, ये क्विकेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, क्यों, शॉर्टेस्ट पाथ तो 100 मीटर था, लेकिन आप कितना चले, आप तो 100 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर का रूट चले, ये डिस्टेंस तो 100 से ज्यादा ही होगा ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो क्विकेस्ट पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कौन से तरीके से चले तो कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आइए हम जरा शॉर्टेस्ट पाथ को देखें। क्विकेस्ट समझ गए, क्विकेस्ट के लिए आपको परपेंडिकुलर चलना चाहिए। अब हम लोग लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ को गौर कीजिए, यहां पे आइए, ये है डी, यहां से शुरू करते हैं तो ये हो गया भैया, इस डिस्टेंस पे चूंकि शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो निश्चित रूप से आपकी वेलोसिटी जो है रिजल्टेंट वो इधर की ओर होनी चाहिए, क्योंकि डी तो यही है, आपको ए से लेके बी पे पहुंचना है,
यानी आपकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो आपके रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर ही होनी चाहिए। तय हो गया। अब तो ये जो पिछला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि Vr एक वेक्टर इधर है और रिजल्टेंट इधर है, तो निश्चित रूप से दूसरा वेक्टर इधर देना पड़ेगा। ये Vm है। ठीक से देखिए, हम लोगों ने इसको एक पैरेललोग्राम का रूप दे दिया है। तो Vr और ये है Vm और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया टोटल V। याद रखिए कि जब शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो उसको अप स्ट्रीम चलना पड़ेगा, अप स्ट्रीम तैरना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे तो आपको नदी के धारा के उल्टा चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको एक्चुअली इधर चलना पड़ेगा, तब आपको, जब आप इधर चलेंगे और फिर नदी थोड़ा सा बहाएगी तो फाइनली बात के आप यहाँ पर पहुंचे। कितना चलना पड़ेगा, चलिए इसको थीटा एंगल दे देते हैं। अगर हम थीटा एंगल देते हैं तो गौर कीजिए इस बात पे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Vm के दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा Vm cos थीटा और ये होगा Vm sin थीटा। ध्यान दीजिए, Vm cos थीटा वेलोसिटी से ये नदी को पार करता है, ये दोनों वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। अगर आपको A से B तक जाना है तो A B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका टोटल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? अगर आपको उत्तर दिशा में जाना है, अगर आपको उत्तर दिशा में जाना है तो पूरब पश्चिम डायरेक्शंस में आपके पास वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरब की दिशा में आपने एक कदम भी बढ़ा दिया तब आप सीधा उत्तर की ओर नहीं जा पाएंगे। इस बात को गौर कर लीजिएगा कि अगर आपको AB की ओर जाना है तो AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो अगर आपको इधर जाना है तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, यानी कि Vr और Vm sin थीटा बराबर होना चाहिए, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो एक ही वेलोसिटी क्या बचेगी, Vm cos थीटा, और वो सीधा बढ़ेगी। तो ये कंडीशन होगी sin थीटा बराबर Vr by Vm, कहां, अप स्ट्रीम फ्रॉम वर्टिकल, इस डायरेक्शन में चलिए। क्वेश्चन होगा कि भाई किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो अप स्ट्रीम चलना चाहिए, इतना एंगल बना के चलना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप सीधा यहां पहुंचेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग एक सवाल बना लेते हैं इसमें, वही पुराना ही सवाल ले लेते हैं। उसमें the river flowing at 3 meter per second, 100 meter wide. Ram swims at 4 meter per second. 4 था ना या 5 था, याद नहीं मुझे, 5 meter per second मान लेते हैं। How Ram should swim so that he reaches at opposite point, वो ठीक अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे। क्वेश्चन होगा व्हाट इज टाइम टेकन। आप देख लीजिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि राम कैसे तैरे कि वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, तो इसका साफ मतलब है कि मैं चाहता हूं कि यहां से शुरू करे और वो यहां पहुंचे। इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं शॉर्टेस्ट पाथ। सीधी सी बात है, चलिए यहाँ पे Vr लेते हैं, नदी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, ये आदमी इधर चलेगा 4 मीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल पे चलेगा। फिर इसके दो कंपोनेंट तोड़ लीजिए, जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो इधर आएगा 4 cos थीटा और इधर आएगा 4 sin थीटा। अब आप जानते हैं कि अगर आदमी को इधर जाना है तो ये दोनों वेलोसिटीज कैंसिल हो जानी चाहिए, ये दोनों कट जानी चाहिए, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड बराबर 4 sin थीटा होना चाहिए। ऐसे में sin थीटा बराबर होगा 3/4, ये रहा sin थीटा। लेकिन आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्रॉस
क्रॉस करने की वेलोसिटी तो असल में 4 cos थीटा है। तो 4 cos थीटा कैसे निकालेंगे? 4 इंटू cos थीटा कैसे निकालते हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये वेलोसिटी होगी। cos थीटा कैसे निकालेंगे? cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, यानी कि 4 इंटू 16 माइनस 9, 7/16। तो 16 का रूट निकालेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा, कट जाएगा, रूट अंडर 7 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये वाला। तो व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस? टाइम टू क्रॉस आएगा 100 मीटर, विड्थ जो है बाय रूट अंडर 7 मीटर पर सेकेंड, तो आएगा इतना सेकेंड। 100 बटे रूट अंडर 7, 100 बटे रूट अंडर 7, ये टाइम आपको लगेगा। ऐसे में क्या होगा कि आदमी ठीक इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ये हो गया हम लोगों का शॉर्टेस्ट पाथ का तरीका। तो हम लोगों ने देखा कि जब शॉर्टेस्ट पाथ है तो वो क्विकेस्ट पाथ नहीं है। क्विकेस्ट पाथ क्या था आपको याद है? क्विकेस्ट पाथ था 100 बटे 4 था शायद, एक बार ठीक से देख लीजिएगा वो क्या था, मैं सवाल भूल गया। लेकिन निश्चित रूप से ये पाथ जो शॉर्टेस्ट है वो क्विकेस्ट नहीं है, और जो क्विकेस्ट है वो शॉर्टेस्ट नहीं है। तो अगर हम लोग इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो हम लोग आसान आसान सवालों को बना सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिनमें हम लोगों को कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उस तरह के टॉपिक्स को अभी डिस्कस नहीं कर रहे। कोई भी किताब लेंगे तो उसमें आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। इतना थ्योरी जानने के बाद मुझे पूरी गारंटी है मेरी कि आप किताबों के सवाल बना लेंगे। और मैं एक अलग से भी वीडियो दूंगा जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।